हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम विकास की अवस्थाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें शिशुअवस्था की क्लास हो चुकी है। और आज हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के बारे में। बाल्यावस्था का काल कितना होता है? तो 7 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, 7 से 12 वर्ष इसका काल होता है। और अब हम जानेंगे कि बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अभी। उससे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है। जैसे इसको बोला जाता है निर्माणकारी काल, इसको बोला जाता है अनोखा काल, बोला जाता है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इसको बोला जाता है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल बोलते हैं इसको। वैचारिक क्रिया की अवस्था बोला जाता है गैंग एज। मिथ्या छदम या परिपक्वता का काल बोला जाता है खेल की आयु बोला जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल इसको बोलते हैं। और क्या बोला जाता है, उत्पादी अवस्था के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलर हर एक के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं, इसके ऊपर डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है? निर्माणकारी काल बोला जाता है, क्योंकि शेषावस्था को क्या बोला गया था? नींव बोला गया था। यानी नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत बनने वाली है। और नींव के बाद में क्या निर्माण होता है, क्या बनती हैं? दीवारें बनती हैं। तो यानी कि शेषावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था आती है। और शेषावस्था को क्या बोला गया था? नींव बोला गया था। और नींव के बाद में क्या होती है? दीवारों का निर्माण होता है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है? निर्माणकारी काल इसको बोला गया है। और जब निर्माण होता है तो उस समय हम कोई भी शेप उसमें दे सकते हैं, कोई भी आकार उसमें दे सकते हैं। इस वजह से ये कौन सा काल होता है? अनोखा काल होता है। ठीक है, बच्चों के विकास में हम क्या दे सकते हैं? कोई भी शेप दे सकते हैं। इस वजह से इसको बोला जाता है अनोखा काल। उसके बाद प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसको बोला जाता है। अब प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि कक्षा 6 में, मतलब 6 वर्ष का बच्चा जो है क्लास 1 में एडमिशन लेता है। ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, विद्यालय जाता है। विद्यालय आपको पता ही होगा औपचारिक शिक्षा का साधन होता है, जिसमें एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक विद्यालय के अंतर्गत भाषा का उसका विकास होता है, भाषा विकास होता है, शब्दावली का विकास होता है, नैतिक सामाजिक भावना का विकास कहाँ पे होता है? ये भी विद्यालय में ही होता है। तो आपको याद रखना है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, अगर हम महत्वपूर्ण काल की बात करें कि जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है? शिशुअवस्था होती है। लेकिन अगर शैक्षिक दृष्टि से हम बात करें कि शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, तो वो होती है बाल्यावस्था होती है। याद रखना है आपको। वैचारिक क्रिया की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो अवस्था होती है हम जिसमें हमें बच्चे की प्रत्येक क्रिया पर विचार करना होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, बच्चा कोई चीज लेके आ रहा है तो कहीं चुरा के तो नहीं लेके आ रहा। उससे पूछना चाहिए कि कहीं तू चुरा के तो नहीं लेके आया इसको। इस वजह से, क्योंकि बच्चे की प्रत्येक क्रिया पे हमें ध्यान देना होता है। बच्चा इसमें आसानी से झूठ बोल देता है इस अवस्था में। ठीक है, तो बच्चे की प्रत्येक क्रिया पे हमें क्या करना होता है? इसमें विचार करना होता है। इस वजह से वैचारिक क्रिया की अवस्था इसको बोला गया है। चलिए, गैंगेज, गैंगेज यानी टोली, दल या समूह की भावना इसको बोला जाता है। गैंगेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है समलिंगीय समूह भावना होती है। यानी लड़कों के दोस्त लड़के होते हैं, लड़कियों के दोस्त लड़कियां होती हैं। लड़कियों की लड़कियां और लड़कों के लड़के दोस्त होते हैं। उनका अलग अलग ग्रुप होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? समलिंगी ग्रुप बोलते हैं। समलिंगी ग्रुप भावना जो होती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? गैंगेज, टोली, दल या समूह की भावना इसको बोला जाता है। और और क्या बोला जाता है इसको? मिथ्या छदम परिपक्वता का काल इसको बोला जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा झूठ मूठ का बड़ा बनने की कोशिश करता है। झूठ मूठ का बड़ा बनने की कोशिश, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है तो वो क्या करेगा? बड़ों की तरह कोई पगड़ी पहन लेगा, कपड़े पहन लेगा, है ना? और बच्चों के उनसे क्या करेगा? हुक्म चलाएगा उनके ऊपर, बड़ों की तरह। तो इस वजह से, और छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो देखा होगा आपने,
अपनी माँ का दुपट्टा ले लिया और उससे साड़ी की तरह, जैसे साड़ी पहनते हैं उस तरीके से उसको पहन लिया, है ना, चूड़ियां पहन ली। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो बड़ों की एक्टिंग करते हैं कि भाई झूठ मूठ का बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला गया है, मिथ्या परिपक्वता का काल इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बाल्यावस्था को बोला जाता है। गेम एज या खेल की आयु इसको बोलते हैं, गेम एज इसको बोला जाता है। और मैंने आपको अभी बताया था कि समलिंगी समूह भावना इसमें होती है। लड़कों के दोस्त लड़के होते हैं और लड़कियों के दोस्त लड़कियां होती हैं, वो अपने अपने ग्रुप में खेलती हैं। और आपको पता होगा कि खेलते समय बच्चों की कौन कौन सी एबिलिटी का विकास होता है। तो सहनशीलता का बच्चों में विकास होता है, सामाजिकता नैतिक सामाजिक भावना का इसमें विकास होता है। ठीक है, आज्ञाकारिता का इसमें विकास होता है। तो कुल मिला के जो गेम एज या खेल की आयु किसको बोला जाता है, बाल्यावस्था को बोला जाता है। उसके बाद प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। इस अवस्था में प्रतिद्वंदात्मक भावना का विकास भी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो उसमें कौन सी अवस्था, जीतने की भावना का भी विकास होता है कि मैं भी जीत सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी इसको बोला जाता है, याद रखना आपको। और इस अवस्था को उत्पादी अवस्था भी बोला जाता है। कौन सी अवस्था बोला जाता है, उत्पाती अवस्था भी बोला जाता है। उत्पाती क्यों, क्योंकि इस अवस्था का जो बच्चा होता है वो तरह तरह की शरारतें करता है। जैसा आपने देखा होगा क्लास में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है और पीछे से बच्चा क्या है, कागज लिया, एक कागज का जहाज बनाया और उड़ा दिया, है ना। इस तरीके से वो शरारत अलग अलग टाइप से शरारतें करता है, आपने देखा होगा। तो इस वजह से इस शरारती अवस्था जो होती है इसी को क्या नाम दिया गया है, उत्पाती अवस्था नाम दिया गया है। उत्पाती मतलब तरह तरह के उत्पात इसमें करता है, हरकतें करता है ना, शरारतें करता है। तो समझ में आ गया होगा आपके में। एक बार और देख लीजिए, निर्माणकारी काल शिशुअवस्था को बोला जाता है, सॉरी बाल्यावस्था को बोला जाता है। शिशुअवस्था को क्या बोला जाता था, नींव की अवस्था बोला गया था। उसमें नींव का निर्माण होता है, नींव बनाई जाती है, नींव के बाद में यानी नींव जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूत बिल्डिंग होने वाली है। और उसके बाद निर्माण होता है दीवारों का। तो जैसे दीवारों का निर्माण होता है उसी प्रकार बाल्यावस्था में बच्चे का विकास होता है। और इस विकास के दौरान हम बच्चे को कोई भी शेप दे सकते हैं, और इस शेप देने की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, अनोखा काल बोला जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है। ठीक है, और बच्चे की भाषा में भाषा विकास होता है, शब्दावली का विकास होता है, इसमें नैतिक सामाजिक भावना का विकास होता है। उसके बाद शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल होता है। केवल महत्वपूर्ण काल की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, शिशुअवस्था होती है। लेकिन शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो वो बाल्यावस्था है। ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, तो बच्चा समझ लेता है कि जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल तो शिशुअवस्था होती है, तो वो टिक करके कौन सा आ जाता है, शिशुअवस्था। वो तुरंत ही वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिर उसके बाद गलत हो जाता है। तो इस वजह से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर शैक्षिक दृष्टिकोण की बात हो रही है तब आपका कौन सा आंसर करना होगा, बाल्यावस्था करना होगा। वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। वैचारिक क्रिया यानी बच्चे की प्रत्येक क्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है ना, कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी चीजों पर निगरानी उसमें रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चा अभी आपने देखा होगा, देखा हम देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, दूर से किताबें ले रखी है, तो कोई जरूरी नहीं है वो पढ़ ही रहा हो सकता है कि वो किताब के अंदर मोबाइल चला रहा हो। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल सबके घर में रहता है। सबके घर में क्या प्रत्येक पर्टिकुलर अगर हम बात करें, प्रत्येक व्यक्ति के पास में रहता है मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल किसी का ले लिया और उसके बाद में किताब और अंदर मोबाइल रख लिया और चला रहे हैं बच्चे। होता है बहुत सारी जगह, या फिर कहानियां की किताबें पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के बच्चा इसमें क्या है, झूठ बोल सकता है ना, झूठ बोल सकता है। इस वजह से क्या है, उस पर ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी प्रत्येक क्रिया पर विचार करने की आवश्यकता होती है। गैंग एज इसको बोला जाता है। गैंग एज इसमें इस वजह से बोलते हैं कि समलिंगी समूह भावना होती है बच्चों में, अपने अपने ग्रुप में बच्चे खेलते हैं। तो उनकी जो टोली होती है, टोली मतलब ग्रुप। ठीक है, बच्चा का जो कैसा ग्रुप होता है, समलिंगी ग्रुप होता है। इस वजह से इसको गैंगेज या फिर टोली की अवस्था या फिर दल की अवस्था या फिर समूह की आयु इसको बोला जाता है। मिथ्या छदम परिपक्वता का काल। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठ होता है। तो झूठ मूठ के परिपक्व बनने की कोशिश की जाती है। परिपक्व का
मतलब जैसे किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको परिपक्वता बोला जाता है। तो परिपक्वता का यहाँ पे अर्थ जो है वो है समझदार व्यक्ति। तो कुल मिला के जो इसमें क्या है, बच्चा झूठ-मूठ का समझदार व्यक्ति यानी बड़ा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। उनके ड्रेस पहन लेगा, उनके कपड़े पहन लेगा, उनकी तरह एक्टिंग करेगा, उनकी तरह आदेश देगा, निर्देश देगा, ऑर्डर देगा, है ना? तो इस वजह से बच्चियाँ होती हैं वो माँ के दुपट्टे को साड़ी बना कर के पहन लेती हैं, उनकी चूड़ियाँ पहन लेती हैं, बिंदी लगा लेती हैं, तो इस तरीके से वो उनका जो एक अलग ही लाइफ़ वहाँ पे चल रही होती है, खेलते हैं बच्चे, ठीक है? तो इस वजह से मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल इसको बोला जाता है। गेम एज इसको बोलते हैं, खेल की आयु बोलते हैं और खेल की आयु मैंने आपको बता दिया। और खेल जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो उनकी कौन-सी विशेषता का विकास होता है? तो उनमें आपने देखा होगा कि सहनशीलता का विकास उनमें हो जाता है, आज्ञाकारिता का उनमें विकास हो जाता है, तो और नैतिक सामाजिक भावना का भी उनमें विकास होता है ना? और टॉलरेंस सहनशीलता का विकास होता है उनमें और प्रतिद्वंदात्मक भावना का भी विकास हो जाता है, जैसे जीतने की भावना का विकास उनमें हो जाता है। ठीक है? तो प्रतिद्वंदात्मक भावना का भी विकास उसमें हो जाता है खेलते-खेलते। खेल एक बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद उत्पाती अवस्था भी इसको बोलते हैं। उत्पाती क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बच्चा तरह-तरह की शरारतें करता है, घर पर भी शरारतें करता है, स्कूल में भी शरारतें करता है, ठीक है? तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? उत्पाती अवस्था बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य कौन से होते हैं और कौन-कौन सी इसकी विशेषताएँ होती हैं? तो आइए देखते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रही होगी ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में शारीरिक मानसिक विकास में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। जबकि अगर हम शिशुअवस्था की बात करें तो शिशुअवस्था में शारीरिक मानसिक विकास क्या था, कैसा होता था? तीव्र गति से होता था, है ना? आपको पता होगा शायद आपने पिछली क्लास ली होगी। शिशुअवस्था में जो शारीरिक मानसिक विकास है वो कैसा होता है? तीव्र होता है। और बाल्यावस्था में कैसा हो जाता है? बाल्यावस्था में ये विकास कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और उसके बाद किशोरावस्था में ये विकास जो है वापस कैसा हो जाता है? तीव्र गति से हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? हम बात कर रहे हैं शारीरिक मानसिक विकास की। तो शिशुअवस्था में तीव्र गति से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है और पुनः किशोरावस्था में भी क्या होता है? इसका तीव्र गति से विकास होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रबलता की बात हो रही है। और हमने पढ़ा था कि जिज्ञासा प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो जिज्ञासा प्रवृत्ति शिशुअवस्था में भी पाई जाती है, लेकिन अगर प्रबलता की बात करें तो प्रबलता किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बाल्यावस्था में, यानी कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था की हम बात कर रहे हैं। और आपको 7 से 12 वर्ष के बच्चे को ही ध्यान में रख के ये सारी बातें समझनी है, जल्दी समझ में आएगा। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति की बात करें तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो शिशुअवस्था में पाई जाती है, और लेकिन अगर उसमें प्रबलता की बात करें तो प्रबलता बाल्यावस्था में पाई जाती है। अब जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा का मतलब होता है कि कुछ जानने की इच्छा रखना, कुछ जानना, है ना? क्वेश्चनिंग करना। जब जानने की इच्छा रहेगी तो क्या है? बच्चा क्वेश्चन करेगा। तो शेषावस्था में क्या होता था कि बच्चा केवल फॉर्मली क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्या होता है? ये बल्ब क्या होता है ना? ये पेन क्या होता है? उसने ऐसे करके क्वेश्चन कर दिया। लेकिन हो सकता है कि जैसे ही आप बच्चे ने पूछा कि ये बल्ब क्या होता है? तो आप जैसे ही बल्ब बताने लगे और बच्चा तुरंत ही उसका क्वेश्चन बदल गया। उसके बाद में वो बोल रहा है कि ये चीज़ क्या होती है? मोबाइल क्या होता है? टीवी क्या होती है? मतलब जो भी चीज़ उसको जानने की इच्छा रहेगी वो उसमें क्वेश्चन कर देता है। किसमें? शेषावस्था में। और जैसे हम बताने की स्थिति में आते हैं उससे पहले हो सकता है वो टर्न कर जाए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे में कि जिज्ञासा प्रवृत्ति जो होती है, जो जानने की इच्छा होती है, उसमें प्रबलता आ जाती है। प्रबलता मतलब कैसे? जैसे उसने पूछा कि ये चीज़ क्या होती है? तो उसको सुनेगा, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन करेगा। ठीक है? तो ये मेन बात इसमें होती है, प्रबलता आ जाती है बच्चे में कि वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन पुट अप करता है और उनको सुनता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है। तो इस वजह से जिज्ञासा प्रवृत्ति में क्या आ जाती है? प्रबलता आ जाती है। कौन सी अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में। ठीक है? यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण मतलब होता है, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, यानी प्रेजेंट में। इस अवस्था में बच्चा कहाँ पे? प्रेजेंट में जीता है। ठीक है? प्रेजेंट में कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि जो शेषावस्था होती है,
शेषावस्था में बच्चा कैसी कल्पना करता है? सीमित मात्रा में कल्पना करता है। किसमें करता है? शेषावस्था में। लेकिन और किशोरावस्था में बच्चा कैसी कल्पना करता है? उसमें हाई लेवल की कल्पना। हाई लेवल का मतलब है कल्पना का बाहुल्य होता है ना? पीक पॉइंट पर कल्पना किसमें होती है? वो होती है किशोरावस्था में। यानी कि कल्पना का बाहुल्य तो हुआ किशोरावस्था में और सीमित मात्रा में कल्पना हुई शेषावस्था में। तो बीच की जो अवस्था है यानी कि बाल्य अवस्था जो हम बात कर रहे हैं, इसमें बच्चा किस में जीता है? यथार्थवादी। यथार्थ मतलब प्रेजेंट में जीता है। ठीक है, बच्चा किस में जीता है? प्रेजेंट में रहता है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है? यथार्थवादी दृष्टिकोण इसमें इसको बोला गया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। और इस अवस्था में जब बच्चा प्रेजेंट में जी रहा है, यथार्थवादी दृष्टिकोण उसमें आ गया है, तो प्रेजेंट की चीजों पर भी वो क्या करेगा? फोकस करेगा। प्रेजेंट की चीजों को देखेगा, उन्हीं के बारे में सोचेगा। तो उसमें क्या होता है? रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। रचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब हो गया रचना करना। रचना यानी कि किसी भी नई चीज का निर्माण करना। तो बच्चा क्या करेगा इस अवस्था में? देखा होगा आपने, जो 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, अगर वो मिट्टी में जैसे खेल रहे हैं तो मिट्टी में क्या करेगा? वो एक घर की शेप दे देगा। मिट्टी से ही क्या बना दिया उसने? घर बना दिया। तो वो क्या कर रहा है? रचना कर रहा है। रचना करने की कोशिश कर रहा है। तो इस अवस्था में क्या है? बच्चा नवीन रचना करने की सोचता है। जो भी चीज उसके पास होती है वो उसमें अपना दिमाग लगाता है और नवीन नवीन रचना करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद संग्रह करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में। संग्रह करने की प्रवृत्ति का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा, बच्चे अगर कंचे खेल रहे हैं तो कंचों का क्या कर लेते हैं? संग्रह कर लेते हैं। ये जेब भी फुल, ये जेब भी फुल, ये जेब भी फुल कंचों से। अगर गिट्टी गिट्टी जो होती है, गिट्टी पिंटू भी बोलते हैं उनको, तो गिट्टी जो होती है, गिट्टी भी अगर उनको पसंद आएगी, गिट्टियों का भी खेल होता है, तो उन गिट्टियों को भी क्या कर लेते हैं? उनका भी संग्रह कर लेते हैं। तो संग्रह करने की भावना होती है। अब बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो पढ़ने जा रहा है तो वो क्या करेगा? उसके जो अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स देखेंगे तो उसमें क्या तरह तरह के पेन मिलेंगे, है ना? जो काला, पीला, पीला तो होता ही नहीं है, काला, नीला, है ना? तो उनमें क्या है? बहुत सारे पेन रहते हैं, है ना? कोई चल रहा होता है, कोई नहीं चल रहा होता है ना? और कोई केवल देखने में सही लग रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं अंदर। तो कुल मिला के ये है कि उसका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा संग्रह करने की क्या करता है? कोशिश करता है, संग्रह करता है, चीजों का इकट्ठी करता है, चाहे वो काम की है चाहे नहीं है। वो सोचता है कि ये मतलब पता नहीं कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। तो इस वजह से संग्रह करता है। संग्रह किसका करता है? कंचों का करता है, गिट्टियों का करता है, या फिर पेन का करता है। ठीक है, इसी टाइप से वो जितनी भी उसकी चीजें जो भी उसे पसंद आ जाती है उसका क्या करता है? वो संग्रह करता है। तो इस वजह से संग्रह करने की प्रवृत्ति किसको बोला गया है? किसमें होती है? बाल्यावस्था में होती है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इस अवस्था में बच्चा इसी प्रवृत्ति की वजह से चोरी करना सीख जाता है। चोरी करने की जो क्वालिटी जो डेवलप होती है बच्चों में, ठीक है? तो ये कब होती है? ये बाल्यावस्था में ही होती है। बच्चा चोरी करना कब सीखता है? बाल्यावस्था में ही सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि उसे संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे चोरी करना तक सीख जाते हैं। इसी वजह से प्रत्येक बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए, उसकी प्रत्येक क्रिया पर नज़र बना के रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या गलत कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसमें बच्चे का खोट नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को मारने लगते हैं। अब बच्चों को पीटने से क्या होगा? लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो कौन-सी अवस्था में है? ये बाल्यावस्था में है। और बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, तो कोई हमारा ही बच्चा चोरी नहीं कर रहा है, वो चोरी करने की जो एबिलिटी होगी वो सब में। ये सारी चीज़ें, ये कोशिश, मतलब इस अवस्था में अंदर से ये चीज़ आती है कि ये कर लें। तो जो सँभालता है इस चीज़ को, वो कौन सँभालता है? वो संस्कार सँभालते हैं, जो हमें शेष अवस्था में देने होते हैं। ठीक है? तो इसी वजह से जो 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है शेष अवस्था में, उसमें हमें संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। और मोस्टली संस्कारों की शिक्षा जो दी जाती है वो किसके द्वारा? माँ के द्वारा दी जाती है, क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। ठीक है? और बच्चे का जो पहला जो विद्यालय होता है वो परिवार ही होता है, ठीक है? पहला जो विद्यालय होता है वो परिवार ही होता है, और माँ के द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। और इन्हीं संस्कारों की वजह से ही जो बच्चे ऐसी दिशा में जाने से जो रोकते हैं वो इन्हीं वजह से रोकते हैं। ठीक है? तो इसमें बच्चा गलत नहीं होता है, इसमें मैं मानता हूँ कि उनके माता-पिता को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए
कि हमारा बच्चा बाल्यावस्था में है और बाल्यावस्था में इस तरीके की चीजें वो कर सकता है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? तो ये होती है बाल्यावस्था में। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपकी। हीन भावना का शिकार, इस अवस्था में क्या होता है, हीन भावना का शिकार बच्चे हो जाते हैं। हीन भावना का शिकार कैसे? जैसे मान के चलिए एक बच्चे को, वो आपने दो बच्चे हैं और दो बच्चों में आपने कुछ चीजें खाने के लिए उनको दी, बराबर बराबर दी आपने, लेकिन फिर भी बच्चा क्या सोच सकता है, ये सोच सकता है कि इसको ज्यादा दे दी, मुझको कम दे दी, जबकि दी आपने बराबर है, लेकिन उसके माइंड में क्या विचार आ सकता है कि मुझे ये ज्यादा लग रही है, इन्होंने उसको ज्यादा दी, मुझको कम दी। तो बच्चा क्या है, उसके अंदर कैसी भावना का विकास हुआ? उसके अंदर हीन भावना का विकास उसमें हो गया। विकास का मतलब शिकार होना, मतलब विकास का मतलब इस जगह पे क्या मैं बात कर रहा हूँ, शिकार की बात कर रहा हूँ। हीन भावना का वो शिकार हो जाता है। ठीक है, आपको विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखना है कि बच्चा हमारा कहीं हीन भावना का शिकार तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो बच्चे हैं, तो दूसरे बच्चे को अधिक प्यार कर रहे हैं और एक को कम कर रहे हैं, तब भी बच्चा कैसा है, हीन भावना का शिकार हो सकता है। तो विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज को बहुत जल्दी इस मामले में सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। चोरी करना व झूठ बोलना, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा बहुत जल्दी झूठ बोलना सीख जाता है, चोरी करना सीख जाता है ना, और तुरंत नकारने की प्रवृत्ति भी इसमें आ जाती है। ठीक है, झूठ झूठ बोलेगा, चोरी करेगा और तुरंत मना भी कर देगा कि मैंने ये कार्य नहीं किया है। तो इस वजह से आपको क्या है, बच्चे पर ध्यान रखने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत इसमें होती है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। बच्चा खाली पीली वैसे ही घूमता रहता है। ठीक है, कैसे घूमता रहता है, खाली पीली का मतलब है कि बिना निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है उसका, कि अभी मान के चलो अपने दोस्त के घर जा रहा है, फिर आ गया यहाँ से, बिना उद्देश्य से, चाहे उसने बुलाया है या नहीं बुलाया, उसे काम है या नहीं है, वैसे ही उसे बस दिमाग में आया निकल गया। तो बच्चा क्या है, इसमें निरुद्देश्य घूमने की इसमें प्रवृत्ति होती है, बिना उद्देश्य इधर से उधर भटकता रहता है, कभी राम के यहाँ, कभी श्याम के यहाँ, कभी मोहन के यहाँ, तो बस ऐसे ही। ठीक है, तो ये अवस्था निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति इसमें बच्चों में पाई जाती है। उसके बाद पक्षपात की भावना का विकास, शिकार, पक्षपात की भावना का शिकार भी इसमें बच्चा हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने खाने की चीजें दी, तो खाने की चीज में उसे लगा कि भाई दूसरे, यानी इसको ज्यादा दे दी, मुझे कम दे दी, तो पक्षपात उसके अंदर ये विकसित हुआ कि पक्षपात किया है इन्होंने, जबकि हो सकता है कि आपने ऐसा नहीं किया हो, लेकिन अगर उसे ऐसा अंदर से लग रहा है कि इसको ज्यादा दिया, जैसे दूध दिया मानो चलिए, वैसे दूध तो खैर बच्चे जो होते हैं वो पसंद ही नहीं करते हैं, तो इसकी जगह पे अगर हम मान चलते हैं, चलिए कोल्ड ड्रिंक दी बच्चे को, तो एक गिलास अगर लंबाई में थोड़ा सा ज्यादा है और एक गिलास थोड़ा चौड़ा है लेकिन लंबाई उसकी कम है, तो ये अगर उसमें दे दिया तो बच्चा अंतर ही नहीं कर पाता है कि उसमें बराबर है, तो उसे क्या लगेगा, इसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया है। तो कुल मिला के पक्षपात वाली जो भावना होती है उसका क्या हो जाता है, शिकार इसमें हो जाता है। कौन होता है? 7 से 12 वर्ष का बालक की बात कर रहे हैं, यानी बाल्यावस्था के बच्चे की बात कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना का इसमें विकास हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में खेलता है तो वो क्या करता है, प्रतिस्पर्धा एक तरीके से कंपटीशन, जब बच्चा खेलता है तो खेल खेल में क्या है, जीतने की भावना का भी उसके अंदर विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे और हम बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला पॉइंट है भाई बहनों में झगड़ा। इस अवस्था में भाई बहनों में अक्सर झगड़ा होता है, आपने देखा होगा, भाई बहन झगड़ रहे हैं किसी भी बात पे, खेलते खेलते भी झगड़ रहे हैं, किसी खाने पीने की चीज पर भी झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चा क्या है, इसमें भाई बहनों में झगड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है, ये मिलता है बाल्यावस्था में। ये झगड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, होना या ना होना ये तो हमारे ऊपर तो है नहीं, वो अवस्था जो होती है वो उस समय की बात होती है, लेकिन ये जो झगड़े जो होते हैं वो आगे चल के याद आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अहम होते हैं। अहम इस वजह से क्योंकि जो जब आदमी बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो धीरे धीरे क्या है, सब अपने अपने उद्देश्य की तरफ मुड़ जाते हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, तो फिर बाद में ये सारी चीजें क्या आती हैं, याद आती हैं। तो ये एक तरीके से जो यादें हैं, यादें यादें जो होती हैं वो इससे पैदा होती है, इससे बनती हैं।
ये जो झगड़े हैं वो बाद में याद आते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो भाई बहनों का जो झगड़ा देखने को मिलता है वो कौन सी अवस्था में मिलता है? ये मिलता है बाल्यावस्था में। अगला पॉइंट है हमारा प्रशंसा पाने की इच्छा। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो प्रशंसा पाने की इच्छा रखता है। वो ऐसे काम करेगा कि वो सोचता है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी? प्रशंसा मिलेगी। वो ऐसा सोचता है, यानी प्रशंसा पाने की वो इच्छा रखता है। ठीक है? प्रशंसा पाने की इस अवस्था के एंड तक, यानी बाल्यावस्था के अंत तक ये चीज़ें कि बच्चे जो है जो चोरी करने वाली जो चीज़ें बैड क्वालिटी उसके अंदर होती है, वो धीरे-धीरे क्या होती है, जैसे चोरी करना या झूठ बोलना वाली जो क्वालिटी बैड क्वालिटी होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लग जाती हैं और बच्चा समझने लग जाता है। तो समझने लग जाता है तो बच्चा अच्छे-अच्छे कार्य वो समझ जाता है कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे उसकी सराहना मिलेगी, उसकी प्रशंसा होगी। तो बच्चा उस रास्ते पर धीरे-धीरे बढ़ने लग जाता है। तो प्रशंसा पाने की भी इच्छा किसमें होती है? वो बाल्यावस्था में होती है। संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में बच्चा संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। और क्योंकि अगर हम बात करें शेषोवस्था की, तो शेषोवस्था में बच्चा संवेगों का क्या करता था? प्रदर्शन करता था। जैसे कोई गेस्ट आ गया और बच्चे के हाथ में अगर कोई छड़ी लग रही है, तो वो क्या करेगा? वो छड़ी मार देगा, है ना? अगर उसको छड़ी मारनी है किसी को, जो गेस्ट आया है, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये हमारा गेस्ट है कि कौन है, वो क्या है, छड़ी मार देगा। और उसने इस वजह से क्या है, उसने क्या किया? संवेगों का क्या किया? प्रदर्शन किया। ठीक है? वो कंट्रोल नहीं कर पाया इस चीज़ को। बच्चे से अगर हम उसके हाथ में कुछ चीज़ें लगी हुई है, मान के चलिए कुछ खाने की चीज़ लगी हुई है, तो और हम उससे लेते हैं, तो बच्चा देता नहीं है, और देता नहीं तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, चिल्लाता है, रोने लग जाता है। और इसी गुस्से की वजह से वो क्या है, कोई छड़ी लग रही है तो वो दे दिया, या फिर पूरा का पूरा वो जैसे बिस्किट का पैकेट है तो वो फेंक दिया। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने जो संवेग होते हैं उनका तुरंत ही क्या कर रहा है? प्रदर्शन कर रहा है। किसमें? शिशु में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो उसमें कौन सी एबिलिटी आ जाती है, उसके जो संवेग होते हैं वो उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। वो देखने लग जाता है कि ये गेस्ट हैं, इनके सामने मुझे ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, है ना? शिशु में तो बच्चा रो रहा है तो रोने लग जाएगा, चाहे सब लोग कोई कितने भी इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं, है ना? रो रहा है तो रोने लग जाता है वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बच्चा क्या है, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक है? चलिए, नैतिक व सामाजिक भावना का विकास। जो शिशुअवस्था होती है, उसमें नैतिक और सामाजिक भावना का क्या होता है? विकास उसमें नहीं होता है शिशुअवस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में नैतिक और सामाजिक भावना का विकास होने लग जाता है। ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा जो नैतिक शिक्षा की जो कहानियाँ की जो किताब वगैरह होती हैं, वो हमारे सिलेबस मतलब जो कक्षा 6 मतलब क्या बोलते हैं, उसी समय बच्चों के सिलेबस में वो आने लग जाती हैं, बच्चा नैतिक ज्ञान सीखने लग जाता है। तो नैतिक और सामाजिक भावना का क्या होता है, इसमें विकास होता है। शिशुअवस्था में तो बालक ना तो सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है ना? क्योंकि परिवार जो होता है वो भी लघु समाज उसको बोला जाता है, और आधा विकास उसका बच्चे का उधर ही होता है, परिवार में। तो इस वजह से वो उसको ना तो सामाजिक कहा गया, ना असामाजिक कहा गया शिशुअवस्था को। लेकिन इसमें इसमें बच्चे का क्या होता है? नैतिक विकास होता है। नैतिक और सामाजिक भावना का, इसमें दोनों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। चलिए, संवेगात्मक में सामाजिकता का विकास। संवेगात्मक का मतलब है कि संवेगों पर क्या करना सीख जाता है वो? नियंत्रण करना सीख जाता है। और सामाजिक सामाजिकता का क्या हो जाता है? उसमें विकास हो जाता है। ठीक है? चलिए, लिंग भेद, जाति भेद और अर्थ भेद। लिंग भेद का मतलब है कि बच्चा लिंग भेद करता है। जैसे विद्यालय में गए, और विद्यालय में बच्चा जाने के बाद में बोलेगा कि ये लड़कों का ग्रुप अलग है, लड़कियों का ग्रुप अलग है। लड़के जो हैं लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, लड़कियां अपने ग्रुप में लड़कियों को शामिल करती हैं। ठीक है? तो लिंग भेद का इसमें रोल रहता है। उसके बाद जाति भेद का मतलब है कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इस तरीके की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। हालांकि वो डीप नॉलेज नहीं होती है, वो एक मिथ होता है, एक तरीके से बच्चे को पता ही नहीं होता है कि क्या जातियां होती हैं, क्या कास्ट होती है। लेकिन वो क्या करता है, ये उस जाति का, ये उस जाति का, इस तरीके की भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। और अर्थवेद की हम बात करें, अर्थवेद का मतलब है कि पैसे की बात इसमें करता है बच्चा, कि ये पैसे वाला है और ये गरीब है। हालाँकि इस जगह पे भी ये मिथ है, उनके अंदर इस चीज़ को समझने की पूरी तरीके से क्वालिटी नहीं होती है, समझने की एबिलिटी नहीं होती है उनके दिमाग में, कि वो कैसे समझते हैं, कैसे जज करते हैं कि ये पैसा वाला है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है,
और उसके पास में बहुत अच्छे-अच्छे पेन हैं, उसका ज्योमेट्री बॉक्स नया है या फिर उसका बैग नया है, उसका टिफ़िन नया है, तो वो क्या बोलेंगे कि यार ये जो है, ये पैसे वाला है, इसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहिए, इससे हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, इससे मैं इसकी वो वाली पेंसिल भी ले सकता हूँ, ये वाला पेन भी ले सकता हूँ। तो इस तरीके से जो जज करता है वो बच्चा, वो कौन करता है? वो बाल्यावस्था में करता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो समलिंगी समूह भावना, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इस बात पर कि समलिंगी का मतलब होता है लड़कों के दोस्त लड़के और लड़कियों के दोस्त लड़कियां होती हैं, अलग-अलग ग्रुप होता है इनका। उसके बाद नेता बनने की इच्छा इसमें होती है। नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था के बच्चे में पाई जाती है। बच्चा जिस ग्रुप में खेल रहा है वो उस ग्रुप का क्या बनता है, क्या बनना चाहता है? लीडर बनना चाहता है, उनको कमांड देना चाहता है, ठीक है? क्या देना चाहता है? कमांड देना चाहता है बच्चों में। तो इस वजह से जो है नेता बनने की इच्छा होती है किसमें? बाल्यावस्था में, याद रखना है आपको। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी, ये जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी मतलब व्यक्तित्व का टाइप होता है। युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में 3 भागों में बाँटा था। इस पे हम पढ़ेंगे वैसे आगे चल के, जो इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार जो बताए थे, यो बताए थे। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि ऐसी बच्चे के अंदर मतलब ऐसी क्वालिटी जो अगर वो बच्चा अपने भावों और विचारों को बाहर प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन-सा व्यक्तित्व होगा? वो होगा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे अपने भावों और विचारों को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बाहर प्रकट नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर जो इच्छा होती है वो बाहर ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, है ना? सबके सामने नहीं आ पाते हैं, सबके सामने बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी क्वालिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उनको युंग ने क्या बोला है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे बोला था। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे वो होते हैं जो अपने भाव और विचारों को तुरंत एक्सप्रेस कर देते हैं, जो उनके मन में आया तुरंत बोल दिया, ठीक है? तो ऐसे बच्चे लीडर बनने की क्वालिटी रखते हैं, है ना? अपने जो भी कोई भी कुछ भी करना है उनको वो तुरंत एक्सप्रेस कर देते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और जो उभयमुखी जो होता है, उभयमुखी मतलब इन दोनों का मिला-जुला रूप किसमें होता है? उभयमुखी में होता है, ठीक है? तो ये जो बताए थे, ये तो बताए थे, युंग ने बताए थे व्यक्तित्व के प्रकार, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की, कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ये इसमें ये वाली बात नहीं हो रही जो मैंने आपको यहाँ पे इसके टाइप जो बताए हैं। इस जगह केवल ये बात हो रही है कि बच्चा अगर बाल्यावस्था में बच्चा कैसा है, अंतर्मुखी उसके अंदर क्वालिटी है। मुखी का मतलब है कि बच्चा जो सोचता है, उसे बोल नहीं पाता है ना? जो उसके मन मन में जो भी चीज़ चल रही होती है, उसको क्लियर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में हम बच्चे के अंदर इस क्वालिटी का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं, ठीक है? बच्चा अगर कोई चीज़ बोल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने मन की बातों को नहीं बता पा रहा है, सबके सामने बोल नहीं पा रहा है ना? सबके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है देखते हैं कि रिश्तेदारों के सामने नहीं आते हैं, है ना? या 10-5 लोग खड़े हैं उनके बीच में कई लोगों को नहीं बोला जाता है। तो ये जो क्वालिटी मतलब ये जो चीज़ होती है इसको हम किसमें दूर कर सकते हैं? बाल्यावस्था में इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं, यानी कि उनमें इस चीज़ का विकास कर सकते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का दूर करके बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, नकारने की प्रवृत्ति, ये जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा तुरंत नकार देता है, नकारने की प्रवृत्ति होती है इस बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, जैसे मान के चलिए अगर कोई नुकसान हो गया, है ना? जैसे कुछ गिलास था और किचन में गिलास उस बच्चे से हाथ लगा और गिलास गिर गया और गिरते ही फूट गया और तुरंत आवाज़ गई। आवाज़ जाते ही तुरंत मम्मी-पापा आए और उन्होंने पूछा कि हाँ, ये गिलास किसने तोड़ा? क्या हुआ? तो वो तुरंत नकार देगा, मैंने नहीं तोड़ा, ठीक है? क्या बोलता है? तुरंत बोल देगा, नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये अपने आप गिर गया है, ये चूहा ने गिर दिया है इसको। या कोई बगल में अगर कोई उसका दोस्त खड़ा होगा ना, तो वो तुरंत उसका नाम बोल देगा कि ये इसने तोड़ा है। अगर आप छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे जो जिन्होंने हाल-फिलहाल ही चलना सीखा है, जो साल डेढ़ साल तक के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे अगर आप बोलोगे
कि पूछोगे कि हाँ, कौन है? कौन तुझे छेड़ रहा है? कौन तुझे परेशान कर रहा है? वो इस चीज़ को समझता नहीं है, लेकिन कौन जैसे बोला आपने तो वो बोलेगा ये, ठीक है? हो सकता है वो आपको ही बोल दे कि आप पूछ रहे हो कि कौन है? तो वो आपकी तरफ उँगली कर दे। तो जो छोटा बच्चा होता है, तो ऐसे मतलब कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की कर रहे हैं, बाल्यावस्था में बच्चा क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना और नकारने की प्रवृत्ति उसमें होती है, तो वो तुरंत ही झूठ बोल सकता है। अगर मान के चलिए कुछ खाने की चीज़ रखी हुई है, खा गया, और खाने के बाद में आपने पूछा कि कौन खा गया इसको? ये तो यहाँ पे इतना रखा हुआ था, अब तो यहाँ बिल्कुल नहीं बचा है। तो वो क्या बोलेगा? नहीं, मैंने नहीं खाया, वो खा गया होगा। तो ये जो नकारने की प्रवृत्ति होती है, ये किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है बाल्यावस्था में। उसके बाद खोखली मित्रता, इसमें कैसी मित्रता होती है? खोखली मित्रता होती है, ठीक है? एक पक्की मित्रता वाली बात करें तो वो तो किसमें होती है? किशोरावस्था में होती है। और क्षणिक मित्रता की बात करें तो क्षणिक मित्रता किसमें होती है? वो होती है शिशुअवस्था में। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ये पॉइंट ही जो है, ये जो पॉइंट है, ये ही पॉइंट क्या है, कंफ्यूज करते हैं। जैसे आ गया क्वेश्चन आ गया कि क्षणिक मित्रता की आयु कौन सी होती है? क्षणिक मित्रता कौन सी अवस्था में होती है? तो वो कौन सी में होती है? वो तो होती है शिशु अवस्था में। और खोखली अवस्था किसमें होती है? खोखली मित्रता किसमें होती है? वो होती है बाल्य अवस्था में। और जो पक्की जिसको बोलते हैं, मतलब एक पक्की मित्रता जो बोला जाता है, वो किसको बोला जाता है? किशोरावस्था को बोला जाता है। तो खोखली मित्रता का मतलब जो है इस जगह पर, वो ये है कि पल भर में अपने ग्रुप में किसी बच्चे को शामिल कर लिया, पल भर में उसको हटा दिया, है ना? जैसे कट्टा अब्बा बोलते हैं कि मैं तुझसे कट्टा हूँ, तुझसे अब्बा हूँ, तू मेरे ग्रुप में आ जा। और जो कट्टा कर दिया उसके साथ में, उसको अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। तो यही चलता रहता है, कट्टा अब्बा चला रहता है। और छोटे-छोटे बच्चे उसको कसम दे देते हैं, तुझको इसकी कसम है, तुझको उसकी कसम है। ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये इसमें किसमें होती है? खोखली मित्रता होती है ना, ये चीज़ तब होती है। ठीक है? खेल-खेल में ही बच्चों में ये सारी चीज़ चलती रहती है। कभी शामिल कर लिया बच्चे को, अपनी मित्रता, अपने जो ग्रुप है उसमें शामिल कर लिया, कभी ग्रुप से निकाल दिया। तो कट्टा-अब्बाई चलता रहता है इसमें, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? खोखली मित्रता बोलते हैं। और क्षणिक मित्रता तो मैंने आपको बता दिया, क्षणिक मित्रता का मतलब ये है कि कहीं बच्चे को पार्टी वगैरह में लेके गए, शादी-ब्याह में गए, वहाँ पे भी उसके जैसा ही कोई बच्चा मिला, तो उससे वो तुरंत उसके साथ खेलने लग गया, पार्टी से घर आया, मित्रता खत्म। तो क्षणिक मित्रता, बाल्यावस्था, खोखली मित्रता, सॉरी, क्षणिक मित्रता, शिशुअवस्था, खोखली मित्रता, बाल्यावस्था, ठीक है? और पक्की मित्रता, वो किशोरावस्था। खेलों में रुचि, खिलौनों की आयु कौन-सी होती है? शिशुअवस्था होती है, जिसमें नए-नए रंग-बिरंगे तरह-तरह के खिलौने लाए जाते हैं, 3 से 6 वर्ष की आयु में। तो वो कौन-से होते हैं? वो तो होती है खिलौनों की आयु। लेकिन बाल्यावस्था क्या होती है? ये होती है खेलों की आयु। बच्चों को खेल खेलना बहुत पसंद रहता है इसमें, है ना? कोई भी खेल हो, खेल खेलने में उसको बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से खेल की आयु बोला गया है किसको? बाल्यावस्था को। मूर्त चिंतन की योग्यता, इस अवस्था में बच्चा जो है मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त चिंतन का मतलब ये है कि उद्दीपक की उपस्थिति में किया गया चिंतन। उद्दीपक उद्दीपक की उपस्थिति में जो चिंतन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं मूर्त चिंतन। क्या बोलते हैं? मूर्त चिंतन उसको बोलते हैं। और अमूर्त चिंतन किसको बोलते हैं? अमूर्त चिंतन जो है उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन। ठीक है? ये जो है बहुत ही अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन में क्या होता है? उद्दीपक की अनुपस्थिति में, उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन, तो वो कौन-सा हो गया? वो अमूर्त चिंतन हो गया। और मूर्त चिंतन यानी कि उद्दीपक की उपस्थिति में किया गया चिंतन, वो मूर्त चिंतन होता है। उद्दीपक का मतलब है कि जो चीज़ हमारे सामने है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त चिंतन। ठीक है? तो जो बाल्यावस्था में क्या होता है, मूर्त चिंतन का की योग्यता डेवलप उसमें हो जाती है, मूर्त चिंतन करने लग जाता है। जो चीज़ें सामने हैं उसके बारे में वो बच्चा चिंतन करने लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करें शिशुअवस्था में, तो शिशुअवस्था में क्या था कि बच्चा अतार्किक चिंतन करता था। अतार्किक चिंतन का मतलब ये है कि बच्चा तर्क-वितर्क करने योग्य नहीं था। किसमें?
शेषावस्था में, लेकिन यहाँ पे मूर्त चिंतन की योग्यता इसको बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, नोट करना है ये पॉइंट। और अब हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जो कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण का मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ये कहना किसका है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का ये कहना है। ठीक है, कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। बुनियादी का मतलब जिनकी नींव रखी जा चुकी है, यानी शेषावस्था की बात कर रहे हैं। बुनियादी यानी जिनकी नींव रखी जा चुकी है। ठीक है, और उनके जो मूल्य और आदर्श हैं एक बड़ी सीमा तक क्या है? निरूपित। निरूपित का मतलब है कि उनका और विकास किया जाता है। किसमें किया जाता है? बाल्यावस्था में। ठीक है, ये कहना किसका है? बिलियर, जोन्स व सिम्पसन का है। अगली जो डेफिनेशन है वो है शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ये भी कहना किसका है? बिलियर, जोन्स, सिम्पसन का ये कहना है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था है ही नहीं। ठीक है, तो ये बिलियर, जोन्स, सिम्पसन का कहना है। उसके बाद हम बात करें तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये किन्होंने कहा है? ये कहा है रॉस ने, कि जो बाल्यावस्था है मिथ्या परिपक्वता का काल बोलते हैं इसको। अगली जो डेफिनेशन है वो है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। ठीक है, प्रतिद्वंदात्मक, और यहाँ पे ये जो बात कही है ये किलपैट्रिक, ठीक है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। ये कहना किसका है? किलपैट्रिक का है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? ये कहा है कॉलन ब्रूस। कॉल एवं ब्रूस का ये कहना है। और अगली जो डेफिनेशन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। और ये कहना किसका है? ये कहना है स्टैग का। स्टैग ने ये डेफिनेशन दी है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको इस चीज को जो इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनता है। तो बाल्यावस्था में जो शारीरिक व मानसिक विकास की में क्या हो जाती है? क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। ठीक है, शेषावस्था में तीव्र गति पे होता है, और बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है, और शेषावस्था में फिर से इसमें तीव्रता आ जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता आती है इसमें। जिज्ञासा प्रवृत्ति तो केवल शेषावस्था में भी थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाती है? उसमें प्रबलता आ जाती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण हो जाता है। वास्तविक जीवन बच्चा जो है वास्तविक जीवन में जीना पसंद करता है। उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। जब बच्चा प्रेजेंट में जीता है तो प्रेजेंट में क्या है? वो नवीन रचना करने लग जाता है, नई नई चीजों की रचना करने की कोशिश कर जाता है, करता है। उसके बाद संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। बच्चा चीजों को इकट्ठा करता है, चाहे वो यूजफुल है चाहे वो अनयूजफुल है, लेकिन वो उसका संग्रह करता है, क्योंकि संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। हीन भावना के विकास से हीन भावना का जो शिकार है बच्चा इसमें हो जाता है, क्योंकि बच्चा पक्षपात महसूस करने लग जाता है कि कोई चीज़ खाने के लिए अगर आपने दी है तो वो सोचता है कि उसको ज़्यादा दी है, मुझे कम दी है, तो उसी के चलते इसमें हीन भावना का शिकार हो जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, इस अवस्था की एक तरीके से इस अवस्था में एक कॉमन सी बात है कि बच्चा झूठ बोलता है, चोरी करता है, और उसको क्या नकारता भी है पूछने पर। निरुद्देश भ्रमण करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। बच्चा बिना उद्देश्य से यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। पक्षपातपूर्ण की भावना मैंने आपको अभी बताया, पक्षपात की भावना महसूस करने लग जाता है वो। प्रतिस्पर्धा की भावना इसमें आ जाती है। बच्चा खेल खेल में क्या है? जीतने की भावना का उसमें विकास हो जाता है। भाई बहनों में झगड़ा अक्सर इसमें पाया जाता है। प्रशंसा पाने की बच्चे में इसमें इच्छा होती है। संवेगों पर बच्चा नियंत्रण करना सीख जाता है। शिशुअवस्था में संवेगों का प्रदर्शन करता था, और इसमें क्या है? संवेगों पर नियंत्रण करना बच्चा सीख जाता है। उसके बाद नैतिक सामाजिक भावना का इसमें विकास होता है। संवेगात्मक
अवस्था में सामाजिकता का विकास होता है, क्योंकि संवेग जो होते हैं उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है और सामाजिकता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। समलिंगी समूह भावना, बच्चे के जो दोस्त होते हैं वो लड़कों के लड़के होते हैं और लड़कियों की लड़कियां होती हैं, तो कुल मिला के जो समलिंगी जो समूह है उसका निर्माण वो करते हैं। ठीक है। नेता बनने की इच्छा होती है, बच्चा जो है अपने आप को लीडर बनने की वो कोशिश करता है, जो जिस ग्रुप में खेलता है उस ग्रुप को लीड करने की वो क्या है, कोशिश करता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का इसमें हम विकास कर सकते हैं बच्चे को, अगर बच्चा अंतर्मुखी है तो उसमें बहिर्मुखी क्वालिटी का विकास किया जा सकता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। नकारने की प्रवृत्ति होती है, मैंने आपको बताया बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, अगर पूछते हैं उसको हम तो वो क्या तुरंत झूठ बोल देता है, मना कर देता है, नकार देता है। ठीक है, नकारने का मतलब होता है मना करना। खोखली मित्रता होती है इसमें। ठीक है, मैंने अभी मैं बता दिया इसमें। क्षणिक मित्रता किसमें होती है, शिशुअवस्था में होती है, जबकि खोखली मित्रता किसमें होती है, ये होती है बाल्यावस्था में। कट्टाब्बा चलता रहता है केवल। खेलों में रुचि किसमें पाई जाती है, बाल्यावस्था में बच्चा तरह तरह के खेलों को खेलना पसंद करता है, खेलों में रुचि रहती है। मूर्त चिंतन की योग्यता इसमें होती है कि वो बच्चा जो चीजें सामने होती हैं, जो चीजें प्रत्यक्ष चीजों के बारे में चिंतन करना बच्चा शुरू कर देता है। उसके बाद ये कुछ कथन थे जिसमें बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्श बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। तो आपको यहाँ में ध्यान देने वाली बात यह है कि बुनियादी दृष्टिकोण की बात हो रही है, कि बुनियादी दृष्टिकोण जो है और आदर्श जो है वो और बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। यानी कि जो बुनियादी दृष्टिकोण, यानी कि बुनियादी जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी है, यानी शिशुअवस्था की बात कर रहे हैं, उसको और उसका और अधिक विकास करना होता है। शैक्षिक दृष्टिकोण यानी बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई और काल नहीं है। तो ये विलियर जॉन सिम्पसन के द्वारा ये बात कही गई है कि उससे महत्वपूर्ण काल कोई और नहीं है। बाल्यावस्था मिथ्या पर, यहाँ पे मिथ्या की बात हो रही है, मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है, तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसने, रॉस। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, किलपैट्रिक। और जीवन का अनोखा काल, तो ये कौन, कॉलन ब्रूस। और शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो एक 10 वर्ष का बच्चा ना खेलता हो या बाल्यावस्था का बच्चा ना खेलता हो, तो वो कौन है, स्टैग। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी। आज हमने चर्चा करी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और उसके कौन कौन से विकासात्मक कार्य होते हैं, इस पर आज हमने चर्चा करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।